हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाबार्ड में हम आईटी ऑफिसर कैसे बने। तो मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें कि मैंने अलग अलग एग्ज़ाम्स के बारे में बात की है कि एक कैंडिडेट अगर ग्रेजुएट है कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसीई इस डिपार्टमेंट से अगर ग्रेजुएशन उसने कर रखा है और वो बैंक में आईटी ऑफिसर बनना चाहता है तो उसके कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या अप्रोचेज़ होने चाहिए अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा नाबार्ड के लिए। तो नाबार्ड एक आप समझ लीजिए, नाबार्ड में अगर कोई आईटी ऑफिसर बनता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है अगर बैंकिंग सेक्टर में बात करें तो। क्योंकि एक एक हो गया आरबीआई, उसके बाद आते हैं आपके सेबी, नाबार्ड, देन एसबीआई। तो ये सब टॉप नॉच बैंक्स हैं। तो इसमें आपको अगर ज्वाइन करना है तो इसके लिए इसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और इसके अप्रोचेस भी अलग होते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या इस नाबार्ड एग्ज़ाम के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहता है, क्या इसमें कोई वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, क्या पेपर पैटर्न होता है, किस किस फेज़ में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और आखिरी में मेरिट लिस्ट तक पहुंचने के लिए हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है इन टर्म्स ऑफ एज की बात करें तो एज इसमें आपको 21 से 30 इयर्स के बीच का अगर कोई कैंडिडेट है और वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। बाकी अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपका बैचलर्स होना चाहिए आइदर इन सीएस, आईटी, या फिर इसके अलावा अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है कंप्यूटर साइंस आईटी में या फिर एमसीए किया है तो वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। और इसमें एक और कंडीशन है कि 60% आपका बैचलर्स में होना चाहिए और अगर किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसमें 55% होना चाहिए। इससे कम अगर परसेंटेज है तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें वर्क एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई फ़िल्टर नहीं है कि आपको 2 साल का या 1 साल का या 3 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कैंडिडेट इस साल पास आउट हो रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी पास आउट हो चुकी हैं, जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए और वो इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस बार, तो बिल्कुल वो अप्लाई कर सकेंगे। तो इसका जनरली एग्ज़ाम जो होता है आपका नोटिफिकेशन ये जून जुलाई के बाद आ जाएगा आपका। और इसका जो प्रीलिम्स जो होगा इसमें 3 फेज़ में होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो इसका प्रीलिम्स आप मान के चलिए कि अराउंड सितंबर एंड या फिर अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स होगा। देन इसके बाद आपका मेंस होता है अराउंड दिसंबर में, फिर इंटरव्यू। तो फेज़ 1 में जैसे प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में बहुत सारे सेक्शन है इसमें। ये थोड़ा सा जो पेपर पैटर्न है ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी एग्ज़ाम से। बाकी में आप देखेंगे या तो क्वांट रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है या फिर इंग्लिश में, या फिर अगर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं है तो वो स्ट्रीम पे फोकस करते हैं। अगर कोई कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट है तो वो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स उसमें आएंगे। बट यहाँ पे आपका प्रीलिम्स थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि इसमें आपको अगर आप देखिए, अगर इसका पेपर पैटर्न देखें इस फेज़ 1 के लिए तो आपको इसमें क्वांट, रीजनिंग और कंप्यूटर जो रहता है ये 20-20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और इसके अलावा इंग्लिश रहता है ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। और इसमें थोड़ा सा एक अलग सब्जेक्ट भी है डिसीजन मेकिंग। तो इसमें डिसीजन मेकिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 मार्क्स रहेंगे। तो अभी तक मैंने जितने सब्जेक्ट्स बताए ये केवल क्वालिफाइंग रहते हैं। इसमें अगर बस कुछ मार्क्स लाने होते हैं आउट ऑफ जैसे 20 क्वेश्चन है तो इसका अलग अलग कट ऑफ रहता है। मैं कट ऑफ के बारे में अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो ये केवल क्वालिफाइंग रहता है। इसके अलावा बात करें अलग से इसमें और 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपका मेरिट डिसाइड करता है। वो हो गया जनरल अवेयरनेस, इसके अलावा आपका हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, एंड तीसरा होता है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। बेसिकली ये रूरल एग्रीकल्चर के ऊपर बात करते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का रहेगा। इसके अलावा जो आपका ईएसआई मैंने बताया इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, इसके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 20 क्वेश्चन रहते हैं वो जनरल अवेयरनेस के। तो आप समझ लीजिए 3 सब्जेक्ट के ऊपर आपका मेरिट बनेगा, इसी से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। बट इसमें और एक कंस्ट्रेंट है कि आपको जो बाकी मैंने सब्जेक्ट्स बताए जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर, इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं ला रहे हैं तो आप अगर मेरिट में भी अगर ये बाकी जो 3 सब्जेक्ट मैंने बताए जनरल अवेयरनेस, ईएसआई एंड एग्रीकल्चर, अगर इसमें अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं, मेरिट में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं बट उधर क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो भी आप इसके प्रीलिम्स में आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने हैं और इसके अलावा आपको मेरिट जो रहेगा 100 क्वेश्चन जो मैंने बता दिए, तो इसमें से अराउंड इसका कट ऑफ बहुत कम ही आता है क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो यार एग्रीकल्चर और आपको ईएसआई और इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस तो रहता नहीं है। तो ऑलरेडी आप समझ लीजिए अगर कोई कैंडिडेट 25-30 नंबर भी लाता है इसमें
तो वो और प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें अलग से आपको मैथ्स रीजनिंग पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप केवल बेसिक पढ़ लेते हैं मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश में और कंप्यूटर, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस IT से ग्रेजुएट है तो कर लेंगे आप। इसके अलावा केवल 3 ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है, जनरल अवेयरनेस, ESI एंड एग्रीकल्चर। इस पर बस जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे। तो ये हो गया फेज़ 1 की बात। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट्स इसमें, जैसे मान लीजिए इसमें 1:25 का आपका रेशियो रहता है कि अगर जो मेंस में बैठेंगे तो 1:25 के रेशियो में बैठेंगे। तो जो मेंस का जो पेपर पैटर्न होता है इसमें क्या होता है कि आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। उसमें आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में 3 क्वेश्चन इसमें मिलते हैं, जिसमें से आपको अराउंड इसमें 90 मिनट्स का टाइम मिलता है और इस 3 क्वेश्चन को आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में लिखना होता है। ये रिटन रहता है। तो रिटन इसमें ऐसे नहीं कि आपको पेन पेपर पे लिखना है, आपको बाकायदा इस पे आपको जो कीबोर्ड रहेगा उस पर आपको टाइप करना रहेगा। आपको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में उसको आपको टाइपिंग करना रहेगा। 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके अलग अलग और उसको आपको 90 मिनट्स में कंप्लीट करना रहेगा। और ये जो टोटल रहता है ये 100 मार्क्स का रहता है। इसके अलावा बात करें पेपर 2 जो रहता है, पेपर 2 में आपका कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो इसमें भी इन्होंने 2 तरीके से डिवाइड कर रखा है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कुछ रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं वो 30 रहते हैं। 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके और ये 50 मार्क्स के लिए रहता है और 30 मिनट मिलता है। बाकी डिस्क्रिप्टिव इसमें आता है, टोटल आपको 6 क्वेश्चंस दिखेंगे, बट उस 6 क्वेश्चन में से आपको केवल 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने रहते हैं। और वो 4 क्वेश्चन जो रहता है आपको इसमें 90 मिनट्स मिलते हैं और ये जो रहता है 50 मार्क्स के लिए रहता है। तो ये टोटल हो गया आपका पेपर 2 और पेपर 1 जो फेज़ 2 के लिए होता है। तो अगर जो कैंडिडेट इसमें अच्छे स्कोर लाता है वो फिर क्या होता है कि वो इंटरव्यू के लिए बैठता है। तो इंटरव्यू भी इसका 50 मार्क्स का होता है। तो बेसिकली आपका जो डिसाइड करेगा, आपका पेपर 2 डिसाइड करेगा और इंटरव्यू के स्कोर डिसाइड करेंगे कि आप इस मेरिट में आएंगे या नहीं आएंगे। तो आपको प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। प्रीलिम्स आप केवल 3 सब्जेक्ट पे फोकस करें और बेसिक आप बाकी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर लें। मेन आपका इसमें डिस्क्रिप्टिव रहेगा, तो डिस्क्रिप्टिव में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस या तो बिग डेटा से आते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आना है। इसके अलावा आपके ऊप्स कॉन्सेप्ट से पूछ सकते हैं या फिर नेटवर्किंग में जो टोपोलॉजी होता है तो ये डिस्क्रिप्टिव में लिखना होता है आपको, या फिर नॉर्मल फॉर्म्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता है तो एग्जाम्पल देकर आपको लिखने को बोलेगा। तो ये डिस्क्रिप्टिव है, तो जिसको अच्छे से मतलब इसको प्रिपेयर करना वो अभी से स्टार्ट कर दे प्रिपरेशन करना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आपको पढ़ने के अलावा आपको लिख के भी देखना है कि आप उतने टाइम में आप क्वेश्चंस को लिख पा रहे हैं, उतने आंसर्स या नहीं लिख पा रहे हैं। तो आप अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम प्रीलिम्स अक्टूबर में होगा, देन उसके बाद मेंस अराउंड नवंबर-दिसंबर में होता है, देन इंटरव्यू। तो ये वन ऑफ द टॉप नॉच जॉब है, जो अगर चाहता है इस तरीके के जॉब्स निकालना, और इसकी CTC भी अराउंड आप मान सकते हो 16 लाख प्लस है, क्योंकि बहुत सारे फैसिलिटीज़ रहते हैं अपार्ट फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। इसमें आपको HRA रहता है, बाकी इसके अलावा बहुत सारे जो बैंक में फैसिलिटी रहते हैं बाकी बैंक से अच्छा ही रहता है इसमें। तो इसमें अराउंड आप 16 लाख CTC एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बैंक से। और मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसमें हम सिलेबस को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या फिर मेंस के लिए हो। तो क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं एंड ऑब्वियसली अगर कोई फर्स्ट टाइम इसके लिए प्रिपरेशन करेगा तो उसको लगेगा मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करूं जिससे कि मैं सब कुछ कवर कर पाऊँ और प्रीलिम्स में क्लियर कर सकूं। तो मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा कि प्रीलिम्स का क्या सिलेबस रहता है, किस तरीके से हमें स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना है या फिर करंट रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं रूरल एग्रीकल्चर में या फिर आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ में जो करंट इवेंट्स है, क्या हमें वो ज़्यादा पढ़ना है या फिर स्टैटिक जो पार्ट रहता है वो पढ़ना है। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियोज़ लाऊँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।